टैग टीवी टोरंटो से आपका बहुत स्वागत है और आस करते हैं कि आपका जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा होगा। जब से इंसान इस दुनिया में आया तभी से उसकी जो फितरत है वो हमेशा लड़ाई की तरफ रही है। हर कंट्री कोशिश करता रहा कि किसी न किसी तरीके से हम दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करके उनके ऊपर कब्ज़ा करें। पुरानी हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे चाइना की हिस्ट्री ले लीजिए, इंडिया की हिस्ट्री ले लीजिए या यूरोप की हिस्ट्री ले लीजिए, जिसमें इटली और इजिप्ट इन सब को अगर हम देखें तो किस तरीके से इटली की ये कोशिश थी कि सारे ही वर्ल्ड को, नॉन वर्ल्ड जो उस वक़्त था, उसको मैं रूल करूं। फिर उसके बाद हमने देखा कि 13th-14th सेंचुरी में ऑटोमैन रजीम आए, उन्होंने किस तरीके से सारे यूरोप को जीतने की कोशिश की। इसमें जो लोग शासक होते हैं, जो राज कर रहे होते हैं, वो कम मरते हैं, लेकिन जो लोग आम जनता होती है, जो सोल्जर्स होते हैं, हाँ जी, वो बेइंतहाई से मरते हैं। चैंग का शेख का एक बहुत ही बड़ा ये पर्पस और कहने का था कि नहीं, जो लड़ाई है वो अपने सम्मान के लिए होती है। मैं समझता हूँ लड़ाई सम्मान के लिए नहीं होती, लड़ाई जो है वो बेवकूफ़ी के लिए होती है। और यूरोप में हमने 2 लड़ाइयाँ देखी जिसको 2 वर्ल्ड वार कहा जाता है। उससे पहले भी हुई लेकिन वर्ल्ड वार कहा जाता है। उसमें पहला जो वर्ल्ड वार था उसमें कहा जाता है कि 30 से 40 मिलियन लोग जो हैं उनकी जानें गई और जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ वो अलग हुआ। दूसरे वर्ल्ड वार में 80 to 90 मिलियन पीपल डाइड एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो स्ट्रक्चर था उसका नुकसान हुआ। अब सिचुएशन ये है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वार होगी या नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 बड़े कंट्रीज़ रशिया एंड चाइना, उनकी जो एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं ये शो करती है कि परहैप्स दे आर रेडी फॉर वार। पर अगर सोचा जाए डीप तो फिर हम ये सोचते हैं कि चाइना तो एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया, वो लड़ाई में शायद इतना इंटरेस्ट ना रखता हो, लेकिन रशिया की मजबूरी है क्योंकि रशिया ने 1990 में 3 कंट्रीज़ छोटे और 1991 में बाकी के 12 कंट्रीज़, 15 कंट्रीज़ जो हैं वो रशिया से अलग हुए थे, जो कि रशिया ने उनको कॉन्कर करके सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपना हिस्सा बनाया हुआ था। और इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो पुतिन साहब की एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है वो कितनी सक्सेसफुल होगी या नहीं। अब जानते हैं कि ताहिर साहब उस कंट्री में 15 साल रहे हुए हैं, इन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ बिताया और इनको वहाँ की बहुत समझ है कि वैसे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वहाँ पर जो इस वक्त स्ट्रक्चर चल रहा है, वाई रशिया इज़ ट्राइंग टू रीकैप्चर दोज कंट्रीज़ विच हैव ऑलरेडी बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम रशिया। सो ये एक जो इफेक्ट है उसके लिए मैं आज हमारे जो CEO साहब हैं ताहिर साहब, उनसे बात करूंगा और ताहिर साहब जो हैं वो इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि वाकई वहाँ पर जो सिचुएशन है वो इतनी ख़तरनाक है कि सारा नाटो, सारा रशिया, सारी दुनिया, आज इंडिया ने भी बयान दिया कि हम चाहते हैं कि ये सोल्यूशन जो है ये बातचीत से सुलझ जाए। नज़र नहीं आता लेकिन पूछते हैं जिनका एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल वहाँ पर रहे हैं, उनसे अच्छा और बयान कौन कर सकता है। ताहिर साहब बहुत बहुत स्वागत जनाब। और सिचुएशन जो है बड़ी फ्लूइड सी नज़र आ रही है। जी डॉक्टर साहब, सिचुएशन काफ़ी टेंस है और आपने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कि रशिया से, सोवियत यूनियन से एक्चुअली 15 कंट्री निकले। इनफैक्ट देखा जाए तो डॉक्टर साहब, पहले मैं उस हिस्ट्री पे ज़रूर बात करूँगा। वो सोवियत यूनियन था एक, और उससे पहले वो कंट्रीज़ रशिया का हिस्सा नहीं थे। तो
उसके लिए मैं समझता हूँ कि रशिया को कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, तो खुद ही सोवियत यूनियन तोड़ा था रशिया ने, फ्रैंकली। मतलब क्लेम अब सारे लेते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड भी लेती है, सब कहते हैं वो उन्होंने अपने इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से दे वर अनएबल टू फीड द स्टेट्स, जो रिपब्लिक्स उस ज़माने में बोलते थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम इसको तोड़ देते हैं। खुद ही तोड़ा था उन्होंने, गॉर्बाचोफ ने, बोरिस येल्त्सिन ने और इन सब लोगों ने। तो ये उनके लिए कोई बहुत बड़ा नहीं था, कोई शौक है भाई ये क्यों हम टूट गए, वो तो उन्होंने खुद तोड़ा था अपनी बेहतरी के लिए। और रशिया इतना बड़ा है इटसेल्फ, अगर आप उसकी पुरानी हिस्ट्री में चले जाएं, इतना बड़ा है अपनी ज्योग्राफी में कि मतलब दुनिया का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, शायद 1/3 ऑफ द प्लेनेट होगा। ठीक है ना जी, इस तरह की जो सिचुएशन है। तो अब आपका ये सवाल कि वो क्यों उनको रिकैप्चर करना चाहता है, तो देखिए बड़ी सीधी सी बात है डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि बुनियादी तौर पर वो यूक्रेन पे रशिया कब्जा करना चाहता था। रशिया पे कुछ सैंक्शंस लगी हुई हैं और जिसकी वजह से वो तंग हैं। वो असल में कोई डील करना चाह रहे थे इनके साथ, वेस्टर्नर्स के साथ, अमेरिकन्स के साथ, चूँकि यूक्रेन एक डॉक्टर साहब एक वो जैसे कहते हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड का एक डार्लिंग है। उनका ये ख्याल था वेस्टर्न वर्ल्ड का कि भाई यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में आ जाएगा, ये यूरोप का हिस्सा बन जाएगा। आपको याद होगा कुछ साल पहले वहाँ इलेक्शन एक हुए थे बड़े ही वो एक ही नाम के दो सदर थे, ठीक है, और वो एक प्रो वेस्टर्न थे, एक प्रो मॉस्को थे, ठीक है। लेकिन यूक्रेन में भी मुझे जाने का इत्तेफाक चंद बार हुआ है। यूक्रेन कोई ऐसा आइडियल नहीं है कि जहाँ पे हम कह सकें कि यूक्रेन में बड़ी डेमोक्रेसी है या बहुत स्टेबिलिटी है या इकोनॉमिक बेहतरी हो रही है। क्योंकि रशिया से जो कंट्री सोवियत यूनियन से टूटे हैं, जैसे लैटविया है, लिथुआनिया है, इनके हालात बहुत अच्छे हैं और रूस इनके साथ कोई मैस भी ज़्यादा नहीं करता। इनके साथ रूस के अच्छे मरासम भी हैं और ये यूरोपियन यूनियन में भी जा चुके हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आफ्टर ऑल यूक्रेन क्यों यूरोपियन यूनियन में नहीं जा सका? क्या ये रशिया का प्रेशर था? नहीं, मैं नहीं समझता। उनके अपने इंटरनल मसाइल हैं, वहाँ पर भी बड़ी करप्शन है, पॉलिटिकल करप्शन भी है, इकोनॉमिक करप्शन भी है, जिससे फ़ायदा रशिया भी उठाता है और जिससे उम्मीद वेस्ट को होती है कि शायद यहाँ पे हमारा राज आ जाए या हमारा ये कंट्री बन जाए। लेकिन चूंकि यूक्रेन साइज में बड़ा कंट्री है, अगर हम लैटविया, एस्टोनिया, इन छोटे कंट्रियों से अगर कंपेयर करें तो ये साइज में बड़ा कंट्री है। सब रशिया के बाद पॉपुलेशन भी यूक्रेन की जो है वो बड़ी, हाँ, मतलब उस रीजन में मुझे एग्जैक्ट इसको याद नहीं कितनी है, लेकिन उस रीजन में जैसे पुराने जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, पोलैंड एक ताकतवर कंट्री है, हमेशा से ताकतवर कंट्री रहा और अब भी काफ़ी वो मतलब मजबूत कंट्री है। हाँ, ठीक। तो अब इस सारी सूरत हाल में इनफैक्ट देखिए अमेरिकन को और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी अब ये समझना होगा, ये भी अपनी डेमोक्रेसी का लॉलीपॉप लेके पहुंच जाते हैं हर जगह पे। अच्छा, डेमोक्रेसी हमें भी अच्छी लगती है, लेकिन इनका मकसद जब ये अपनी डेमोक्रेसी का लॉलीपॉप लेके अफगानिस्तान में गए थे, इराक में गए थे, मैं रीसेंट मिसालें आपको देता हूँ, या जैसे कभी हांगकांग में बात करते हैं, तो ये अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। जैसे ये वीगर मुस्लिम्स की आजकल बात कर रहे हैं, तो जब इनको चाइना को कंटेन करना है, कर्ब करना है, तो इनको ह्यूमन राइट्स याद आ गए। क्या वो वीगर मुस्लिम के साथ पहले बड़ा अच्छा सलूक हो रहा था? वो तो शुरू से ही, ठीक है, वो तो शुरू से ही बुरा हाल था। उस पे पहले दबी दबी आवाज होती थी, तो एकदम से जब इनके अपने इंटरेस्ट जागते हैं, खासतौर पर अमेरिकन के, तो फिर वो ये सारे ये लॉलीपॉप आ जाते हैं। ठीक है, अब यही ये लॉलीपॉप रशिया को भी दिखाना चाहते हैं। रशिया अब ये कह रहा है कि भाई आई एम नॉट अफगानिस्तान, वी आर नॉट इराक, कि आप जब चाहें हमारे सर पे आ जाएं। हमें अपना पाँव रशिया के जूते में भी डालना है कि रशिया ये बताना चाहता है इनको भी, दुनिया को भी, कि भाई वी आर नॉट ईरान, वी आर नॉट अफगानिस्तान, वी आर नॉट नॉर्थ कोरिया। हम दुनिया का इतना बड़ा प्लैनेट का एक हिस्सा हैं और हम भी वेस्टर्न कल्चर के हैं। साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो मेरे माइंड में हमेशा घूमती रहती है कि 1961 में जब क्यूबा का मिसाइल इशू हुआ था, कहीं ना कहीं रशिया के दिमाग में ये है
कि हम उनके पास गए थे तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला, और अब रशिया नहीं चाहता कि उसके इर्द गिर्द जो नज़दीक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मिसाइल लगे और वो नाटो के मेंबर बने। डू यू थिंक कि इस किस्म की थिंकिंग कोई हो सकती है उनके माइंड में? डॉक्टर साहब, मैं नहीं समझता कि इस लेवल पे जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं वो अपने आइडियोलॉजिकल थॉट्स पे फ्रैंकली या अपने ईगो के थॉट पे चलती हैं। वो अपने इंटरेस्ट के इर्द गिर्द चलती हैं, ठीक है। उनके ज़हन में होगा, देखिए पास में बहुत कुछ हुआ, पास में अब वेस्टर्न वर्ल्ड का या इवन पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ का भी ये दावा होता है जी कि हमने सोवियत यूनियन को तोड़ा था। ये हकीकत जाने बगैर कि वो खुद सोवियट्स थे, बिकॉज दे वर अनएबल टू फीड द रिपब्लिक्स। तो उन्होंने तय किया कि भाई हम ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये एडवेंचर्स हम नहीं कर सकते, हमारे पास कॉरपोरेशनें नहीं है, उस तरह का पैसा नहीं है जिस तरह का वेस्टर्न वर्ल्ड के पास है। तो दे रियलाइज, दे डिसोसिएटेड, दे डिसमेंबर्ड सोवियत यूनियन देमसेल्व्स। ठीक है, उसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेशर था उसकी वजह से वो ऐसे हालात ज़रूर बने कि उनको तय करना पड़ा कि भाई सोवियत यूनियन का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी सोवियत यूनियन का रशियंस को कोई फ़ायदा नहीं है। मगर अब जो रशिया है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जो है, वो अपना एक उनका डिक्टेटोरियल स्टाइल है, लेकिन वो एटलीस्ट डिक्टेटोरियल स्टाइल को डिक्टेटोरियल अंदाज में ओपनली प्रैक्टिस करते हैं। हमारी तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन हम इनफैक्ट डेमोक्रेटिक नहीं होते। जब बाहर की दुनिया की बात होती है वहां पे हम अपने इंटरेस्ट वॉच करना चाहते हैं। जब चाइना की डिक्टेटरशिप सूट करती थी या सूट नहीं भी करती थी तो इन्होंने उसको लेवरेज दिए रखा ना। मैंने अभी पीछे बात की लेवरेज, आज जो चाइना बना है उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, वो सारी की सारी वेस्ट और अमेरिकन कंपनियों की थी, वरना चाइना से कैसे तरक्की कर सकता था? एब्सोल्यूट, ठीक है। वो सारा चाइना ट्रेड इनके साथ किया, पैसा इनसे बनाया। तो जब इनको महसूस हुआ कि चाइना थ्रेट हो गया तो वो डेमोक्रेसी भी याद आ गई, ह्यूमन राइट्स भी याद आ गए ना। वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पहले इनको याद थे। तो यही मसला ये है कि ये रशिया पे इम्पोज जब कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब मैंने शुरू में कहा कि रशिया के लिए ये चैलेंज है, वो ये कहना चाहता है कि भाई हम ईरान नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। नहीं, दैट इज फाइन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो नहीं चाहते कि जो और कंट्रीज जो हैं, यूक्रेन, बेलारूस या और एनी अदर कंट्री, वो नेटो के मेंबर बने। इसके पीछे मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके पीछे उनका क्या साइकी है? देखिए, रशिया का ज़्यादा मसला जो है ना डॉक्टर साहब, वो यूक्रेन है। एस्टोनिया नाटो का हिस्सा बन जाए, ठीक है, वो बाकी वहाँ के बन जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यूरोपियन यूनियन में भी चले गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जाने का मकसद ही यही है कि आप नाटो के भी पार्टनर होंगे। सीधी सी बात है ना, ठीक है ना। तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ उनको यूक्रेन से ये था कि यूक्रेन में वेस्ट ने भी अपने बहुत ज़्यादा कार्ड्स खेले हुए हैं और यूक्रेन जैसा कि बड़ा पैसा दिया, ठीक है। और यूक्रेन आपने और मैंने पीछे डिस्कस किया, काफ़ी बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन में भी उस रीजन के हिसाब से, और उसमें वहाँ रशियन भी बहुत रहते हैं, को 40% के करीब बताया जाता है रफली, ठीक है ना जी। वैसे भी यूक्रेनियन और रशियन बहुत मिलती जुलती लैंग्वेजेस हैं, कल्चर भी बहुत मिलता जुलता है। तो रशिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे ग्राउंड पे रशिया का इन्फ्लुएंस ना हो। वो हमने मिसाल दी थी जब दो सदर आपस में इलेक्शन लड़ रहे थे, इधर से पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड डेमोक्रेसी अपने कमीशन भेज रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक, लेकिन वही हुआ जो रशिया ने चाहा। तो डॉक्टर साहब, रशिया का वो बैकयार्ड है, ठीक। इसका सोल्यूशन क्या? मुझे डॉक्टर साहब जो लगता है कि रशिया ने जो कुछ ये किया, रशिया ने इनफैक्ट ये जो वेस्ट को मसल्स दिखाए, रशिया कुछ और चाहता था कि जो उस पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई हैं उस पे बार्गेन करे। रशिया ये चाह रहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिका को ये कहा जाए कि भाई देखो, हम अब फिर चढ़ दौड़े हैं और कब्जा कर लेंगे, हम इस पोजीशन में हैं, अगर हमें पीछे करना है तो हमारे साथ बैठ जाओ मेज पे, और जो पुराने हमारे हिसाब किताब है ना, जो सैंक्शंस लगाए हैं वो करें खत्म। अब अमेरिका ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा हम तो और सैंक्शंस लगाएंगे। अब इस सारी सिचुएशन में ये समझता हूँ कि रशिया भी फंस गया है और वेस्टर्न वर्ल्ड भी फंस गया। अब जो इन्होंने 1 लाख फौज यूक्रेन के बॉर्डर पर रखी हुई है, और एट द सेम टाइम उनके दिमाग में ये भी है जो सेकंड पाइपलाइन वो बना रहे हैं
यूक्रेन से जो यूरोप को जा रही है, नॉर्वे और दूसरों को शहरों को, वो ये कहते हैं कि अगर ये झगड़ा हो गया तो फिर वो पाइपलाइन नहीं बनने देंगे, ये वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है। पर क्या वेस्टर्न वर्ल्ड इतना कैपेबल है कि इन्होंने तो ओपनली कह दिया, नेटो ने ओपनली कह दिया, बाइडेन ने ओपनली कह दिया कि अगर रशिया कॉन्कर करता है या अपनी फ़ौजें भेजता है तो हमारी फ़ौजें वहाँ नहीं जाएंगी, आमने सामने नहीं खड़ी होंगी। दैट मीन्स उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है अगर आपने कॉन्कर करना है, लेकिन हम सैंक्शंस बहुत लगाएंगे। डू यू थिंक रशिया केयर्स अबाउट दोज सैंक्शंस? बिल्कुल करता है डॉक्टर साहब। रशिया वो सैंक्शंस, अब आप देख लीजिए ईरान का हाल आपके सामने, छोटे छोटे कंट्रीज़ के जिसका हमने नाम लिया, उन पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो वो एक एक डॉलर के कोई लाखों रियाल मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दुनिया में डॉक्टर साहब आप और मैं हर शो में ये बात करते हैं, सबसे बड़ी फाइट तो इकोनॉमी की फाइट है, राइट, ठीक है। मैं तो हमेशा ये मानता हूं। ठीक है, सबसे बड़ी फाइट आज के ज़माने में इकोनॉमी की है। तो अब वेस्टर्न वर्ल्ड के पास यही हथियार है कि भाई हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि इनको भी अंदाज़ा है कि इस जंग से थर्ड वर्ल्ड वॉर भी बन सकती है। हाँ, इसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं, ये बड़ी बड़ी टेंस सिचुएशन है। ताहिर साहब, अभी 4 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था, जी जी, उसमें चाइना, रशिया एंड ईरान, इन तीनों ने इकट्ठा बयान दिया ऑन यूक्रेन, और उन्होंने कहा कि जो वेस्ट कर रहा है वो गलत कर रहा है, दे शुड स्टॉप दीज एक्टिविटीज़। तो ये 3 कंट्रीज आपको लगता है कि इकट्ठे होकर इस तरीके से सामने आ सकते हैं? डॉक्टर साहब नहीं, वो नहीं आ सकते। पहली बात यह कि ईरान तो ऐसे जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, रेलू कट्टे के तौर पर आया है, ठीक है ना। ईरान तो इतनी बड़ी वो जो होती है ना, इतने बड़े मगरमच्छों के जाल में वो कोई मैटर ही नहीं करता फ्रैंकली, चूँकि उसकी इकॉनमी पहले ही तबाह हाल है ना, उनके पास कोई ऐसी मॉडर्न वेपनरी है, दे डू नॉट मैटर। इन फैक्ट मैटर करता है चाइना, ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन चाइना की भी जो स्टेटमेंट है वो मतलब कंफ्यूज और बड़ी 2 तरह की आ रही हैं। एक तो उनकी ये स्टेटमेंट आई, वो मेरी नज़र से भी गुजरी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने तमाम पार्टीज से काम डाउन होने की भी अपील की है, ठीक है। और ये अपील चाइना की तरफ से कई बार आई है, क्योंकि चाइना को भी जो मैसेज इकोनॉमिक्स का मिल रहा है, चाइना की अब सफरिंग हमें नजर आना शुरू हो गई है इकोनॉमिक्स की, उनके इकोनॉमिक ग्राफ्स नीचे जाना शुरू हो, तो चाइना इससे बहुत अपसेट है, क्योंकि चाइना तो सिर्फ इकोनॉमिक वार ही जीतना चाहता था, क्योंकि चाइना को भी ये बात समझ है कि भाई असल सारा खेल इकोनॉमिक पैसे। अब आप कल ही देख लीजिए, लिथुआनिया के साथ चाइना का मसला, एक छोटा सा कंट्री है, कुछ पुराना चला आ रहा था, उन्होंने ताइवान की एम्बेसी खोली थी, उसकी परमिशन दी थी, तो चाइना बहुत अपसेट था। तो यूरोपियन यूनियन ने कल चाइना पे कहा है कि हम आप पे ट्रेड कुछ लगाएंगे, सैंक्शन वैंक्शन, तो चाइना के हवास बाख्ता हो गए। चाइना के मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि भाई ये तो हमारा सिर्फ लिथुआनिया के साथ था, यूरोपियन यूनियन बीच में क्यों आ गई, क्योंकि उनको पता है कि इसकी कॉस्ट क्या है। अच्छा, रशिया की इकॉनमी मतलब बहुत बड़ी हो सकती है, मगर वहाँ के निज़ाम की वजह से उतना बड़ा साइज नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज तो बेतहाशा है, ठीक है। मतलब रशिया तो अमेरिका से भी बड़ी इकॉनमी के तौर पर इमर्ज हो सकता है अगर रशिया अपने तौर पर अपने मसाइल को सीधे करे। लेकिन अब रशिया जो है वो है, हमें तो वो देखना है कि रशिया जो है वो है कि अब व्लादिमीर पुतिन ने रशियन अवाम में ये बात एक तरह से इस्टेब्लिश कर ली है कि भाई मैं आपका सेवियर हूँ और आपका लीडर हूँ, और वो मतलब वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है मेजॉरिटी ऑफ द रशियंस में। मैं ये नहीं कहता कि सारे रशियंस उनको चाहते हैं, वहाँ भी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट बहुत है और आवाज़ नहीं उठाने दी जाती। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या ये जो सैंक्शंस हैं रशिया को, क्या इसको उसकी परवाह है? रशिया को सर बिल्कुल परवाह है। रशिया उन्हीं पुरानी सैंक्शन के खात्मे के लिए अपने मसल दिखा रहा था। ऊपर से वो मैं ये दिल से कन्विंस हूं कि रशिया भी इस सारे मैस में फंस गया और वेस्टर्न वर्ल्ड भी फंस गई है। अब इन दोनों के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि जंग तो दोनों लड़ नहीं सकते। अच्छा, रशिया जंग में कूद पड़ेगा फिर भी, चूंकि उनके पास सर लूज करने को बहुत कुछ है नहीं
ठीक है नहीं, वो सनम हम भी डूबे हैं तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली सिचुएशन में। नुकसान तो देखिए, जो थर्ड वर्ल्ड वार अगर जी है तो नुकसान तो, फायदा तो किसी को नहीं होगा। ये तो नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि जो इस वक्त रशिया के पास आर्सेनल है जी, वो उसका मुकाबला सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है, इवन चाइना कैन नॉट डू इट। एब्सोल्युटली। सो वो जो इतना आर्सेनल जो उन्होंने रखा हुआ है, उसके सिर के ऊपर ये मतलब इस तरीके की अपने बाजू दिखाते हैं। यकीनी तौर पर डॉक्टर साहब उनके पास जाहिर है मतलब वो वेटनरी है, हो या ठीक है। अच्छा, उनके पास लोग हैं, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज्बा भी है, एक नेशनलिज्म भी है, ठीक। इस सारी सिचुएशन में आइडियल सिचुएशन यही है कि मैं जो पर्सनली समझ सका हूँ इतने सालों के बाद, कि अमेरिकन्स को, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी ये जो जमहूरियत का लॉलीपॉप है काफ़ी इन्होंने बरत दिया। अब लेकिन फेल हो गए सब जगह। अब तो ये हाल है कि ये अपने कंट्रीज में फेल हो रहे हैं। खुद यहाँ से बलवार के चांसेस बने हुए हैं। चूंकि उसकी वजह ये है कि डॉक्टर साहब जी, ये पुरानी परसेप्शन जो डेमोक्रेसी की जो पुराने हैं ना मीनिंग्स, उसके गिर्द ही चल रहे हैं। जब तक कोई भी निज़ाम हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, उसमें नया खून ना जाए, नई थॉट ना जाए, उसको आप रीथिंक ना करें, रीविजिट ना करें, तो बात नहीं बनती। ये अपने उसी पुराने ही के वो जिसे कहते हैं लोगों के नंबर बस गिनते रहो, ठीक है ना जी, कि डब्बों में कितने पड़ रहे हैं बैलेट पेपर। अफ्रीका में इलेक्शन हो रहे हैं, कई हो रहे हैं, ये इनके नुमाइंदे पहुंच जाते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि जी वो बैलेट्स कितने पड़ रहे हैं बक्सों में। ये समझे बगैर कि डेमोक्रेसी सिर्फ वो वोट डालने का नाम ही नहीं, एक पूरे के पूरे रवैये का नाम है। अच्छा, वो डॉक्टर एटीट्यूड जो होता है, ठीक है, वो डॉक्टर साहब हमारे अपने अब अमेरिका, कनाडा, इन कंट्रीज में आपकी और मेरे सामने देखते ही देखते जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका बेड़ा गर्क होता जा रहा है। अच्छा, हम अभी भी वो वोटों पे ही, वो कागजों पे लगे हुए हैं। तो वी हैव टू थिंक, हमारे अब इंटेलेक्चुअल को, इस दुनिया के हिस्से के इंटेलेक्चुअल को बैठना होगा, सोचना होगा कि भाई डेमोक्रेसी बस वही थी जो लिख दी थी आज से कोई 70-80 साल पहले, या वट एवर जितने भी साल पहले। उसमें कोई और नई जो है वो नहीं आ रही। अब तो डिटोरिएशन शुरू हो गई है ना, डेफिनेटली, ठीक है। तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका को लेक्चर देना, सॉरी अमेरिका का लेक्चर रशिया को बार बार देना। मैं डॉक्टर साहब इस यहाँ पे एक थोड़ी सी डिफरेंट बात करूंगा। मतलब मैं प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे, जब थे तो वो ठीक ही लगते थे रिलेटिवली, चले गए तो उनका मैस भी था, ब्लंडर भी थे। लेकिन अब ये वाला जो मैस है ना, मुझे लगता है कि अगर उनकी रजीम होती तो नहीं होना था ये मैस, इसलिए कि वो इतनी एक्सट्रीम पे वो उन्होंने तल्लकात जाने ही नहीं देने थे कि वो टेबल पे पीछे बैठ के ही पहले ही कुछ मुका रशिया के साथ हो चुका होना था। ना रशिया ने चढ़ाई करनी थी यूक्रेन पे, नहीं, पर रशिया के ऊपर देखिए जो सैंक्शंस ज्यादा लगाई हैं वो ट्रंप ने लगाई थी। ट्रंप ने भी लगाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ट्रंप ने लगाई थी। तो ट्रंप जो है इस हालात में उन सैंक्शंस को कम तो कर नहीं सकता था। जी, मेरा ये ख्याल है कि शायद ये एजम्पशन है कि शायद रशिया इस तरह के मसल्स ना दिखाता। इलेक्शन अगर जीत जाते वो, तो ट्रंप को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, और चूंकि ट्रंप पे प्रेशर बहुत था ना रशिया का, तुम रशिया के यार हो, जैसे नवाज शरीफ पर रहता था ना कि तुम मोदी के यार हो, तो वो फिर नवाज शरीफ को ये साबित करना पड़ता था कि मैं नहीं यार हूँ, ठीक है, हालांकि उनकी थी यारी, ठीक है। इसी तरह इनको भी ये साबित करना पड़ता था पॉलिटिकल। ये जो है डेमोक्रेसी में, ये जो पॉलिटिकल कार्ड्स आ गए ना सर, इसने डेमोक्रेसी का सत्यानाश कर दिया कि जब आपको दिखाना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वो करने पड़ते हैं ना, इसने डेमोक्रेटिक वैल्यूज का बेड़ा गर्क कर दिया है, जनाजा निकाल दिया ऑनेस्टली। सिर्फ अब वो वोट, वो पर्चियां डालने का नाम ही रह गई डेमोक्रेसी। अच्छा, अब वो इसीलिए उन पे इतना प्रेशर था कि भाई आप, तुम रशिया के यार हो, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं और सैंक्शन लगाता हूँ। अच्छा, और लगा दो, चूंकि इलेक्शन जीतना था। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा सैंक्शंस तो आज तक रशिया को, ठीक। अगर वो इलेक्शन जीत जाते ट्रंप, मैं इसलिए कह रहा हूं, तो फिर उनको पता था कि अब तो ये मेरी आखिरी टर्म ही है, ठीक है, अब मैं अपनी मर्जी करूंगा, ठीक है। तो फिर वो हो सकता था वो बैकडोर डिप्लोमेसी करते और उनकी बातें होती, ये इस तरह का। चूंकि मैं ये दावे से कहता हूं कि रशिया ने जो यूक्रेन पे चढ़ाई की है, वो
वेस्ट को ये मैसेज देने के लिए की है कि भाई आप सैंक्शंस खत्म करो वरना मैं गैस जो है ना वो कर दूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त जर्मनी और बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज, वहां पे गैस 3-4 गुना महंगी हो गई है। 60% जो सप्लाई है जी, वो सिर्फ रशिया से जी, है। नेचुरल गैस की सप्लाई 60% रशिया से है, और वो डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है क्योंकि उनके जो खासकर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे, और फॉर एग्जांपल सर्दी में जो हीटिंग सिस्टम है वो सारे का सारा उस सिर पे चल रहा है। रशिया को भी ये पता है कि भाई अगर ये रुक जाएगी तो उनको पैसे आने बंद हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ऑफ कोर्स दोनों तरफ फायदा है, सॉरी नुकसान है, देखिए प्रेशर दोनों की तरफ है, एब्सोल्युटली। लेकिन नो वन कैन अफोर्ड टू हैव ए फाइट। वहाँ पर वार नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं यही मेरा सवाल बार बार एक ही दिमाग में आता है कि रशिया का जो अग्रेसिव नेचर है वो तो ठीक है, आपने बात की कि वो पिछले सैंक्शंस को कम करवाना चाहते थे। अच्छा, वो तो इतनी नेगोशिएशन में कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने कहा कि नाटो, आप वायदा करो कि नाटो का कोई भी और मेंबर नहीं बनेगा यहाँ से। हाँ जी, ये जो कंट्रीज है, उन्होंने कह दिया नहीं जी नाटो इंडिपेंडेंट, वो जो मर्जी करे। अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में से अल्टीमेटली तो निकलना पड़ेगा वर्ल्ड को। हाँ जी, 90% अगर आप व्यूज़ पढ़ें तो ये कहते हैं कि रशिया विल टेक ओवर यूक्रेन, पर रशिया की तो अपनी इतनी मुसीबतें हैं तो वो यूक्रेन को टेक ओवर करके क्या करेगा? वही ना डॉक्टर साहब, रशिया के पास आइडियल ऑप्शन यही है कि जिस तरह रशिया ये चाहता है कि अमेरिकन उसकी बैकयार्ड में बहुत ज़्यादा मैस ना करें, ठीक है, वो वहाँ से निकल आएँ और रशिया के ऊपर सैंक्शन अगर ख़त्म नहीं तो कम हो जाएं, ये तो उनके लिए आइडियल है। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो फिर रशिया का ये है कि भाई हम तो जैसे डूबे ही हुए हैं ना फिर। ठीक है, ठीक है, मतलब अब ये जो सिचुएशन है, अच्छा ये बात रशिया को भी पता है कि ना लड़ाई का रशिया को फ़ायदा है ना वेस्ट को फ़ायदा है। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, एक शख्स के पास ज़्यादा पैसे हैं वो तो अवॉइड ही करेगा लड़ाई करने से, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरी ये फैक्ट्रियाँ सब बंद हो जाएंगी या काफ़ी मुतासर होंगी, क्योंकि कॉस्ट है ना, लड़ाई की बहुत बड़ी कॉस्ट है। अब जो लड़ाई की कॉस्ट है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अच्छा, अब उन्होंने तो ठीक है, वो उनकी भी कॉस्ट होगी, रशिया की भी कॉस्ट होगी। हाँ, लेकिन पर रशिया की कॉस्ट तो बहुत कम है। देखिए उनकी कोई इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, एरिया इतना बड़ा है। हाँ जी, और फिर उनका अपर हैंड है वहाँ पे। वो तो इस पोजीशन में है कि वो यूक्रेन पे वाकई कब्जा कर सकते हैं। नहीं, वो यूक्रेन ने लड़ना ही नहीं। ऑफ कोर्स वो इफ दे जस्ट क्रॉस द बॉर्डर दे विल सिंपली जस्ट कीप क्वाइट। नो, दे आर नॉट गोइंग टू फाइट, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लडशेड है। इवन जो प्रेसिडेंट है उसने ये कहा, उसने वार्न किया। देखिए जो प्रेसिडेंट है इस वक्त यूक्रेन का, उसने वार्न किया कि यू डोंट मेस, रशिया इज नॉट अटैकिंग अस, सो यू डोंट वरी। अब देखिए जो जिस कंट्री की लड़ाई है उसका प्रेसिडेंट तो ये कह रहा है कि हमें कोई डर नहीं है। वाई यू आर टॉकिंग लाइक दैट? ये जो मतलब है, ये मतलब क्या है, ये नहीं समझ आई मुझे, बाकी तो समझ आ गई। डॉक्टर साहब, उनको ये पता है कि अगर बहुत हालात ख़राब हो गए तो सबसे ज़्यादा सफरर यूक्रेनियन होंगे ना। खून खराबा तो यूक्रेनियंस का होना है ना, राइट, और तो किसी का नहीं होना। ठीक है ना, मतलब कुछ रशियन ट्रूप्स मर सकते हैं और यूक्रेनियन का खून खराबा होगा। तो इसलिए यूक्रेनियन को ये पता है कि वो एक ही कल्चर के लोग हैं, उनके अपने देश में 40% के करीब रशियंस ही हैं, तो वो सिविल वॉर तो नहीं चाहेंगे ना। तो वो तो यही कहेंगे कि भाई आइडियली ये ना ही हो तो अच्छा है, हम आपके हमसाए हैं, कोई इशू तो है नहीं, लेकिन अगर आप आ ही रहे हैं हमारे सर पे चढ़ के तो हम आपसे लड़ेंगे तो नहीं, आप बहरहाल हमारे भाई हैं, चूंकि हाँ हमारे यहाँ ही आप रेशंस रह रहे हैं, चूंकि मरना तो उन लोगों ने है ना। नहीं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनका ये कहना वो समझ में आती है बात यूक्रेनियंस के। और इस सारी सूरत हाल में मेरा ये ख्याल है कि जो अमेरिका की जो वर्ल्ड की पुलिसमैनशिप की जो पोजीशन है ना, वो चल गई कुछ अरसा, अब वो चल नहीं रही। नहीं, अमेरिका को छोड़ दीजिए, नेटो में तो और भी कंट्रीज है ना। नेटो जो सारा यूरोप है उन सब का एक स्टैंड है, और इस वक्त नेटो हैज़ बिकम मोर एक्टिव। लेकिन वहाँ पे अभी उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए।
उन्होंने कहा कि देखिए हमारी फौजें जो हैं वो वहाँ पर नहीं लड़ेंगी, इसलिए कि यूक्रेन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द नेटो। बहाना ये लगाया कि इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द नेटो। डॉक्टर साहब, हाल ये है नेटो के ज़्यादातर जो मुल्क हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बाद वो तो यूरोपियन है ना, ज़्यादातर मुल्क है ही यूरोपियन। ठीक है, अब उनका ये हाल है कि सिर्फ एक छोटे से मसला पे, मैं कल ही खबर पढ़ रहा था कि कतर ने कहा है, कतर के कुछ इंपॉर्टेंट लोग अमेरिका मंडे को आ रहे हैं और वो अमेरिका में क्या मुज़ाकरात करेंगे, यूरोप को गैस की सप्लाई के लिए। भाई तुम अमेरिका आके क्यों बता रहे हो? अब आपके आप यूरोपियन नहीं, पर आपके कहने के मुताबिक ठीक है, आपने खुद ही ये कहा कि जितने भी अरब कंट्रीज हैं, खास करके सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, तो वो तो अमेरिका के साथ नहीं, वो अमेरिका के साथ नहीं, ये थोड़ी सी डॉक्टर साहब मुख्तलिफ बात है। वो तो यूरोपियन के साथ भी बैठ के जिनको गैस चाहिए। इसलिए जो कतर है, आपको पता है कि कतर में अमेरिका का बहुत बड़ा, वो डॉक्टर साहब वो सब ठीक है, लेकिन कतर के बहुत अच्छे तल्लुकात, कतर के बहुत अच्छे तल्लुकात जर्मनी के साथ भी हैं। कतर के बहुत अच्छे तल्लुकात पूरे यूरोपियन वर्ल्ड के साथ हैं। ठीक है, तो कतर उनके साथ भी मेज पे जरा करीब हैं, वो बैठ के कह सकता है भाई आप चिंता ना करो, फिक्र ना करो, गैस मैं ऑल्टरनेट कर रहा हूं। लेकिन वो खबर ये थी कि कतरी ऑफिशियल्स मीटिंग प्रेसिडेंट बाइडेन ऑन मंडे टू एश्योर द गैस सप्लाई टू यूरोप। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री हैं, इसमें कतर का प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं वो सब अमेरिका की तरफ आंख लगाए देखे होंगे। नहीं, मतलब उनकी जो अपनी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है जी, उस प्रोसेस में क्या हुआ कि आपको पता है, कतर का जब झगड़ा हुआ सऊदी अरेबिया के साथ, जी जी जी, जब उनका बायकॉट कर दिया यूएई ने, सबने, तो उस वक्त इसका साथ जी सिवाय अमेरिका के किसी ने दिया नहीं था। राइट, अमेरिका वाज दी ओनली कंट्री, राइट, क्योंकि वहाँ पर उनका बहुत बड़ा एयरफोर्स, आर्मी सारी बैठी हुई है। हाँ जी, वहाँ पर कहते हैं कोई 30 से 50 हज़ार के करीब अमेरिकन वहाँ पर हैं उस उन अड्डों पर। राइट, तो हो सकता है कि वो उस लिहाज से ये देख रहे हो कि हाँ भाई अमेरिका के थ्रू अगर बात करें, एश्योर करें, पर आपने गैस तो देनी है यूरोप को। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, या तो कतर के अच्छे तल्लुकात ना यूरोप के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। पूरी अरब वर्ल्ड के बहुत अच्छे तल्लुकात यूरोप के साथ भी बयाक वक्त और अमेरिका के साथ भी बयाक वक्त। गैस आपने उनको देनी। तो मैं सिर्फ इसमें ये पॉइंट निकाल रहा हूँ। और मजे की बात ये है कि एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड ऑफ दिस ईयर, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो गेम सिस्टम है, जिसको हम सॉकर वर्ल्ड कप कहते हैं, वो वहाँ पर होने जा रहा। हाँ, अच्छा, मुझे देखिए, कतर की डेवलपमेंट हो, एमिराट्स की हो, सऊदीया की हो, हमें अच्छा लगता है, बिकॉज आप अभी एक हिस्सा तो अभी देख के आए। जी जी, लेकिन डॉक्टर साहब मैं और भी कहता हूँ कि भाई ये कंट्रीज चेंज हो गए हैं काफ़ी हद तक, दुनिया के साथ पीसफुल रह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये नहीं मेरा इशू। नहीं, मेरा इशू ये है यूरोपियन यूनियन का, कि यूरोपियन यूनियन खुद इतनी गैर मौसर हो चुकी हुई है जिस तरह अमेरिका हो चुका हुआ। आई एम सॉरी टू से। नहीं, अमेरिका तो नजर, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि चूंकि बाइडेन साहब और ये जो सरकार है, ये बड़ी फेवरेट सरकार है नेटो के लिए, चूंकि ट्रम्प साहब की कोई अच्छे तल्लुकात नहीं थे नेटो के साथ। ठीक है, वो नेटो को कहते थे भाई आप लोग पे पैसे ही नहीं डालते, सारे पैसे ज़्यादा तो हम ही डालने पड़ते हैं, आप लोग इफेक्टिव ही नहीं हो, ये है वो है। तो बहुत बुरे तल्लुकात थे। अब मतलब उनके पसंदीदा लीडर जो बाइडेन साहब हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनकी पसंदीदा पार्टी जो है ना लेफ्ट की, वो अमेरिका की है। मतलब अब तो कोई आपस में रिश्तों में कोई खटास ही नहीं है ना, कोई गिला शिकवा ही नहीं है ना, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी जो इकोनॉमिक पावर्स हैं यूरोप की और खुद अमेरिका इटसेल्फ, ठीक, वो इतने हेल्पलेस नजर आ रहे हैं, इतने इनफेक्टिव नजर आ रहे हैं। वो जनूबी कोरिया, सॉरी शुमाली कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया है, वो मतलब टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहा है। चलो भाई ये सैंक्शन लगा देते, वो कहते हैं हु केयर्स। यही मेरा मतलब है ना। मतलब सर वो दीवार के साथ लगे हुए कंट्री है ना, वो कहते हैं भाई हम तो डूबइयों में सनम, पर तुमको भी ले डूबे। मतलब ईरान ने परवाह की डॉक्टर साहब, आपके तालिबान ने परवाह की है। उस तालिबान की तो अभी तक कंफर्म गवर्नमेंट भी नहीं है,
अभी तो उनका अपना ही झगड़ा चल रहा ठीक है, वो उनके अपने हैं। कभी वो ईरान में बैठ के पंशीरियों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं जी कि हम आपस में, हमारी कोई लड़ाई नहीं अहमद शाह मसूद के साथ। कभी वो नॉर्वे जा रहे हैं, कभी वो इंडिया जा रहे हैं, ठीक है। इसके बावजूद वो अमेरिका ने उनका दफ्तर खुलवाया दोहा में, सारे पैसे खर्च किए, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर उनके ऑफिस में खर्च होते होंगे, वो भी कतर के जरिए ही होते होंगे, ठीक है। इसके बावजूद वो सुनते नहीं है इनकी बात। राइट जो इनइफेक्टिवनेस है राइट वो इस लेवल का जा चुका हुआ है, राइट 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 ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन में डॉक्टर साहब जो सूरत हाल है वो काफ़ी अलार्मिंग है और इंटरेस्टिंग है। हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं ऐसे बढ़िया प्रोग्रामों को सपोर्ट करना तो आप ज़रूर paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पे जाके पैसे डोनेट कर सकते हैं। tagtv.info/donate पे जाके आप डोनेट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। देखिए, प्रोग्राम तभी चलते हैं जब आप सबकी सपोर्ट होती है। ये बहुत बड़ी कॉरपोरेशन के प्रोग्राम नहीं है, ये आपका प्रोग्राम है और बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी भी हेल्प कर सके उतना ही हेल्प करने की कोशिश करें, क्योंकि patreon.com/tagtv से भी आप जो है वो डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसी तरीके से तभी दुनिया के डिफरेंट जो प्रोग्राम है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, उसको पब्लिक टीवी कहते हैं। वहाँ पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो खर्च होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पब्लिक डोनेशंस के सिर पर ही चलते हैं। यहाँ पर कुछ रेडियो प्रोग्राम्स हैं, जैसे जैज़ का रेडियो स्टेशन है या क्लासिकल म्यूज़िक का स्टेशन है, वो भी डोनेशंस के सिर पर चलते हैं। सो आई वुड लव यू टू प्लीज़ हेल्प एज मच एज यू कैन। एट द सेम टाइम आप ज़रूर इसको, जहाँ सब्सक्राइब आपने तो किया ही हुआ, लेकिन आप अपने जो सोशल मीडिया आपके अपने हैं उस पर ज़रूर शेयर किया करें, ताकि इसको और लोग जो हैं वो पढ़ सकें। और साथ में ये ज़रूर एक कमेंट लिखा करें कि प्लीज़ सब्सक्राइब। यूट्यूब के ऊपर आप सब्सक्राइब करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन ताहिर साहब कोई क्वेश्चन ले लें? जी, क्वेश्चन लेने से डॉक्टर साहब एक बात थोड़ी सी आज के शो से मुख्तलिफ है, मैं ज़रूर करना चाहूँगा। अमेरिका की लॉलीपॉप की वो डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ अभी ये इंडिया के रिपब्लिक डे पे अमेरिका में कांग्रेशनल हियरिंग हुई जिसमें गोरे ही थे, ठीक है, और वो हिंदुओं के बारे में डिसीजन कर रहे हैं। भाई हु द हेल आर यू? कि वो हेल्थ तो खुद बन चुके हुए, ठीक है, मतलब वो हिंदुओं के, हिंदुइज्म के बारे में और हिंदुओं के मुस्तकबिल के बारे में तुम कौन होते हो बात करने की? वो 2-4 मुसलमान पकड़ लेते हैं। वो मिस्टर हामिद अंसारी को पकड़ लिया जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हुए हैं। भाई ये ह्यूमन राइट्स के इश्यूज ये इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जाने, उनका काम है वो उनका। अच्छा, अगर आपको बड़ा ही शौक है तो आपने हिंदू नाम के कोई 2-3 लेफ्टिस्ट पकड़ लेते, ले लें, फिर आरएसएस के किसी आदमी को ले लें और उनकी राय ले लें कि भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अच्छा, आप तो ये दावा करते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूशन कि हम जी हर तरह की ओपिनियन लेते हैं, उधर से भी राय लेंगे, उधर से भी राय लेंगे, लेकिन आपके यहाँ वन साइडेड ही चल रही है सारी के सारी। पर ताहिर साहब ये कोई नया काम तो नहीं वो कर रहे। मैं वही कह रहा हूँ, ये तो पिछले कई सालों से कांग्रेस में कुछ ऐसे आदमी बैठे हुए हैं जो एंटी इंडियन है, और कांग्रेस में कुछ ऐसे आदमी भी हैं जो एंटी पाकिस्तान भी है। वो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, यहाँ पे एंटी पाकिस्तान और एंटी इंडियन का मसला नहीं था। एंटी इंडियन का मसला, यहाँ पे मसला उठाना होता है। यहाँ पे हिंदुइज्म का मुझे जो तकलीफ हुई बात की वो ये हुई कि जब आपका ये दावा है कि आप राय हर तरह की लोगों से लेते हैं, जब जर्नलिज्म का और रिसर्च का अमेरिका से गया हुआ ये एक मॉडल है कि जी हर तरह की ओपिनियन हम लेंगे, कभी देखा नहीं कि इन्होंने हर तरह की ओपिनियन ली हो, तो इसका क्या मतलब है कि वो फिर लॉलीपॉप ही हुआ ना। हमारे इस चैनल के ऊपर गेस्ट आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं, जी, कांग्रेस का बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी आते हैं, लेकिन बुलाना तो राय तो आप सब लो ना, फिर देखो
बिल्कुल उस साइड का भी पता करना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या दलील है, ऐसा ही होना चाहिए, दलील ऐसा ही होना चाहिए। है। लेकिन आप जानते हैं कि ये, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ये अपने आप को ना डॉन समझते हैं। हाँ जी, ये जो डॉन का एटीट्यूड है ना, ये इनको बहुत बुरा पड़ रहा है वर्ल्ड में। दे आर लूजिंग देयर रेस्पेक्ट। इसी वजह से ये रशिया का क्राइसिस भी है, मैं आपको बताऊं। हो सकता है। नहीं, वो रशिया का यही मसला है कि भाई आप डॉन हो हमारे लिए। हाँ ठीक है, हम गलत हैं, रशियंस गलत, मतलब रजीम गलत हो सकती है इस पे, लेकिन उनका ये भी क्वेश्चन है कि भाई आपने हमसे ही, मतलब हमने आपसे ही डिक्टेशन लेनी है। राइट, ठीक है ना, मतलब ये तो चलिए दो एक सवाल लेते हैं डॉक्टर साहब। चलिए एक आधा ले लीजिए फिर। Sir, we haven't seen NATO forces together against Russia. Sir, what do you think? NATO influence is now weak and they are going to be split in future? देखिए जी, सीधी सी बात यह है कि नेचुरल है, मैं इसको उनको ब्लेम नहीं करता। आज के दौर में सिपाही जो बेचारे बहादुरी से लड़ते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। दुनिया में कहीं के भी वो बेचारे सिपाही हों, वो तो अपने अपनी सरहदों की हिफाजत या अपने अपने मुल्कों के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन इन फैक्ट वो अपनी जानों के जाने से भी बहुत खौफज़दा है। ख़ास तौर पर नेटो हो और जो अमेरिकन फोर्सेस हों, तो वो इसलिए एक एक सिपाही पे कोई मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर आजकल नेटोस और खर्च कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, उन बेचारों की तनख्वाह 40-50 हज़ार होती होगी साल की। पर मैं ये समझता हूँ एट द सेम टाइम कि अब लड़ाई जो है ना जी, वो जो फौजें लड़ा करती थी ना, अब वो लड़ाई वो नहीं रही। लड़ाई जो है अब है मिसाइल्स की, लड़ाई है एयरफोर्स की, और अब वो जो ज़मीनी लड़ाई है वो आप देखेंगे। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि नेटो का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया, लेकिन नेटो नहीं चाहता कि रशिया के साथ लड़ाई लड़े, क्योंकि यूरोप हैज़ सफ़र्ड ए लॉट इन 2 वर्ल्ड वार। आप यकीन मानिए कि सफ़र किसने किया? यूरोप ने। ना तो अमेरिका ने सफ़र किया, ना कनाडा ने, ना ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन सफ़र सिर्फ किया यूरोप में, और जापान ने सफ़र किया। दैट्स ऑल। इसलिए नेटो का रशिया के अगेंस्ट खड़ा होना ये एक पॉलिटिकल मूव है। अगर कोई खड़ा होना चाहेगा तो वो लीडर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमने खड़ा होना है या नहीं खड़ा होना। आप क्या सोचते हैं? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही लीडर ही डिसाइड करेंगे, मगर लीडर से ज़्यादा हालात डिसाइड करेंगे। राइट, लीडर हालात के मुताबिक ही तो। लीडर हालात के मुताबिक डॉक्टर साहब आजकल कहाँ सोचते हैं? वो तो अपने इलेक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब मैं तो डॉक्टर साहब आजकल ना डेमोक्रेसी का जो ये चक्कर हो गया ना, जिस सिर्फ डेमोक्रेसी चल पड़ी उससे बड़ा ही डिसहार्टेड हो गया हूँ। मैं तो आपको हमेशा ही कहता हूँ कि जो डेमोक्रेसी है वो फेवरेटिज्म को, करप्शन को लीड करती है। अनफॉर्चुनेटली आई मीन दूसरा अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऑल्टरनेट सिस्टम भी नहीं है। वैसे वो कहीं कहीं मैं अभी जो आपके शो में पिछले दिनों कह रहा था, ये दुबई शुबई में अच्छा बुरा जो भी है वो देख कर आया हूँ ऑल्टरनेट सिस्टम। चलिए, आप किंग तो यहाँ आ नहीं सकते। कोई नहीं, वो किंग नहीं, वो भी नहीं चाहिए, दिल उनके लिए भी नहीं मानता। क्या किया जाए? वेरी सैड, वेरी सैड। नहीं, डेमोक्रेसी में अभी भी एंड एंड यही कहूँगा कि आइडियल है, अगर ये अपनी असल स्पिरिट पे वापस आई। स्पिरिट बहुत जरूरी है कोई ज़माने में। या अगर एक क्वेश्चन है ले लीजिए। जी श्योर। फिर इसको आप, इज इट टाइम फॉर द वर्ल्ड टू थिंक अबाउट डेमोक्रेसी एज ए पोलिटिकल सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड विद समथिंग न्यू? देखिए, मैं तो हमेशा डेमोक्रेसी की समृद्धि ज़्यादा इसकी गलतियाँ निकालता हूँ, लेकिन देयर इज़ नो अदर सिस्टम। आप प्रोलेटेरियन रजीम नहीं ला सकते। हमने कम्युनिज्म देख लिया कितनी बुरी तरह फेल हुआ। डिक्टेटरशिप जो है वो तो है ही वर्स्ट, देयर इज़ नो इफ एंड बट अबाउट इट। हमने पाकिस्तान में इतनी डिक्टेटरशिप देखी है, हम जानते हैं उसका क्या हो रहा। अभी अफ़गानिस्तान में भी एक किस्म का तालिबान की डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर क्या हो रहा। तो बेसिकली डेमोक्रेसी से, इसमें से कोई और एवोल्यूशन प्रोसेस कोई हो जाए तो पता नहीं मुझे, लेकिन अभी तो नज़र नहीं आता इससे बेटर सिस्टम। हाँ, नहीं है तो ये बेटर सिस्टम। सिर्फ ये है कि इसकी जो स्पिरिट है, जो अब सिर्फ वोट डालने की हद तक रह गई है, तो वो रूह इसकी गायब हो गई है, वो रूह वापस आनी चाहिए। इसमें ना इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इसमें रिकॉलिंग जो है, कुछ कंट्रीज में रिकॉलिंग है, राइट, कि अगर आपका एमपी ठीक काम नहीं कर रहा, राइट, या कोई मिनिस्टर ठीक काम नहीं कर रहा, आप रिकॉल कर। आप हैरान होंगे कि यहाँ पर कैलिफोर्निया के गवर्नर को दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ा बिकॉज ही वॉज रिकॉल्ड दैट यू आर नॉट डूइंग ए गुड जॉब।
तो इस किस्म का जो अगर सिस्टम कुछ इंट्रोड्यूस हो, पर वो महंगा बहुत है। डॉक्टर साहब एक तो खैर महंगा है, लेकिन दूसरा रिकॉल करके भी वो वही अपना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलेगा कि किस मुझे वो मिल सकते हैं, वोट मिल सकते हैं। वो जो करेज होनी चाहिए ना कि आप वोटों की लालच के बगैर जो इंटरेस्ट में है, वो डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी मीन्स वोटें ताहिर साहब। नहीं लेकिन नहीं डॉक्टर साहब नहीं, उसके जो असल मीनिंग ये था, अभी भी शायद शुक्र है कनाडा अमेरिका में थोड़ा बहुत उसका है असर, वो ये है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो, और अगर मेरी ओपिनियन डिफरेंट है पूरी दुनिया से, मतलब पूरे कनाडा से, और मैं एज लॉन्ग एज आई एम पीसफुल, हाँ ठीक है, तो मैं अपनी बात कर सकता हूं। लेकिन अब ये हो गया है कि एज लॉन्ग एज आई एम पीसफुल, मैं मुख्तलिफ हूं तो मुझे खुद लाइन लगा दें। ये अब हो गया है डेमोक्रेसी में। तो आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, कोई डॉक्टर एक सवाल और जी, कोई है? हाँ, किड्स बाइट, विल इंडिया सपोर्ट रशिया और यूएसए इन कन्फ्लिक्ट? इंडिया ने बड़ा क्लियर बयान दे दिया कि भाई, क्योंकि इंडिया इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ रशिया एज वेल एज ऑफ यूएसए, तो इंडिया ने आज बयान दे दिया कि भाई आपस में बातचीत करके इस इशू को निपटाओ, लड़ाई के झगड़े में। और आई डोंट थिंक इंडिया कैन टेक ए स्टैंड आइदर विद रशिया और विद अमेरिका ऑन दिस इशू। दे हैव टू बी न्यूट्रल एंड दे विल रिमेन न्यूट्रल। या दे शुड, या बिल्कुल। और आखिर में डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमने बातचीत की। बहुत ही सेंसिटिव इशू दुनिया में है, अगरचे यहाँ पे कनाडा में एक ट्रकिंग मूवमेंट चल रही है, इस पर हो सकता है हम किसी वक्त और बात करें, लेकिन अगले कुछ शोज़ में जैसा कि आपने इंडिकेट किया, पंजाब के, गोवा के जो इलेक्शन है, यूपी के, उत्तराखंड के, तो उन पे हम मेरे ख्याल है कोई 3-4 शो मुसलसल करेंगे, और भारत से भी लेंगे गेस्ट आप, भारत से मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा हर किस्म। जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार भी आप नहीं थे, हमने बीजेपी का जो है रिप्रेजेंटेटिव लिया हुआ था, उसके सारे व्यूज सुने, फिर कांग्रेस का भी लिया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बिठा दिया। राइट, बहुत अच्छा नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल सबकी ओपिनियन आपस में बैठ के आप अपनी बातें करो। अब देखिए, पंजाब में हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई अभी तक मिला नहीं, क्योंकि पंजाब में आपका असर है, तो हम चाहते हैं कोई आपका मैं भी कोशिश करता हूँ रिप्रेजेंटेटिव मिल जाए, तो नहीं तो बाकी कांग्रेस अकाली तो है ही। ठीक है, पंजाब से भी ढूंढ लेते हैं किसी को। बिल्कुल ठीक है। आप सबका प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दी वीकेंड। लेकिन फिर भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को और अपने आप को ज़रूर कोशिश करिए, जो कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं आप टैग टीवी पर डोनेट करने की कोशिश करें। आपको सब पता है आपने कैसे डोनेट करना है, यू कैन डू इट। बट सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो सवाल और जो आपको रिक्वेस्ट होती है वो ये है कि शेयर करें और इसको यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई वुड लाइक टू सी ए मिलियन बाय द एंड ऑफ जून, 30 जून तक जी 1 मिलियन जो है वो इसका व्यूअर होना चाहिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हम फ्राइडे को पंजाब के बारे में बात करेंगे, so be prepared. We will like to have your questions also on Punjab, because Punjab is becoming, it is a state, the border state है, इसलिए it is very important. Although it's only 117 MLAs, but still because it's right there, और वहीं से ही सब किस्म की गड़बड़ियाँ पाकिस्तान करता है ताहिर साहब। तो पंजाब is a very important small state of India. Thank you. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.